नमस्कार दोस्तों, चाणक्य क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंतर्गत विगत परीक्षाओं में जो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है। इससे हमें दो तीन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। एक तो हमें ये पता चलेगा कि आगामी भर्ती परीक्षा के अंदर जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस टॉपिक से आने वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूरी पता होना चाहिए कि उस परीक्षा का पैटर्न कैसे रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहता है। उसी चीज़ पर आज चर्चा करते हुए मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ पहले इस सीरीज का पहला टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पीटीआई को भर्ती परीक्षा में पूछे गए विगत जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन की सीरीज जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी अपनी, क्योंकि इसमें हम आगे स्कूल विख्याता में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ज्योग्राफी संबंधित उन पर चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड में जो भी प्रश्न पूछे गए उन पर, पीटीआई में, रीट में जो भी क्वेश्चन अपने इंडिया लेवल और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछे जा चुके हैं उन पर चर्चा करते हुए चलेंगे। और साथ में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें ज्योग्राफी को लेकर। तो आज अपने पहली जो क्लास है, पहली क्लास जो है हमारी, उसमें पहला प्रश्न जो है हम देखते हैं कि पीटीआई भर्ती परीक्षा में कौन सा पूछा गया है। ये प्रश्न देखो आप ध्यान से कि ये विश्व जो महासागर वाला टॉपिक दिया हुआ है, जो सेकंड ग्रेड में भी लगता है और पीटीआई में भी लगता है कि महासागरों से प्रश्न आते हैं। महासागरों से प्रश्न पूछा गया है कि विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से क्रम में जमाना है। हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि आरोही पूछा है या अवरोही। अगर हम देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक कौन से, महासागर से, और इसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि महासागरों के क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछा गया है कि 4 महासागर आपको दिए हुए हैं और उसमें पूछा गया है कि बढ़ते से घटते क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। ये भी आपको थोड़ा सा, जब आप क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप सोल्व कर रहे होते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि यहां पर आपको अवरोही क्रम पूछा है या आरोही क्रम पूछा है। ये यहां पर कई बार बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं कि आरोही की जगह अवरोही और अवरोही की जगह आरोही करा देते हैं। अब अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा महासागर हमें पता है कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर किस नंबर पर आएगा, फर्स्ट नंबर पर आएगा। दूसरा महासागर कौन सा है, सेकंड नंबर पर, तो अंटार्कटिक महासागर जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा हमारा इंडियन ओशन या फिर हम इसको बोलते हैं हिंद महासागर। तो थर्ड नंबर पर कौन सा आ जाएगा, इंडियन ओशन। और सबसे छोटा अगर कोई है तो वह है आपका आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पर। तो अगर हम देखें इसका सही क्रम क्या बन रहा है, तो नंबर 1 पर प्रशांत महासागर, मतलब बी पहले नंबर पर आना चाहिए। बी कौन से है, इसमें भी बी है और इसमें भी है। दूसरा डी किस में है, इसमें नहीं है, तो इसे कट हो जाएगा और हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी, डी, सी और ए। यानी कि ये अवरोही क्रम वाला प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सामान्य स्तर का क्वेश्चन हमें ये देखने को मिला था वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक से देखने को मिला था, तो महासागर वाले टॉपिक से देखने को मिला था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो कहां से पूछा गया है। ये एक वैसे तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से संबंधित जरूर है लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही। अब देखो, मैंने पिछली ही क्वेश्चन में आपको बताया था कि इस चीज पर ध्यान देना है, आरोही या अवरोही। आरोही का मतलब घटते से बढ़ते क्रम में, यानी पहले क्या आएगा, छोटा आएगा, उसके बाद में बड़ा आएगा। तो यहां पर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बांग्लादेश, फिर ब्राजील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर अपने ज्यादा कोई चर्चा नहीं करेंगे। यह वही रिपोर्ट है जो यूएनओ के द्वारा जारी की गई थी 2022 में और जिसमें भारत को प्रथम स्थान पर बताया गया था पॉपुलेशन की दृष्टि से। वह रिपोर्ट थी कौन सी, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। किसके द्वारा जारी की गई थी, यूएनओ के द्वारा जो है ये जारी की गई थी। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी, यूएनओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक सामान्य सी जानकारी हमारी कोचिंग संस्थान की तरफ से देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर लाइब्रेरियन का जो बैच है और जिसकी पोस्टें लगभग कितनी आने वाली है 300, और कमिंग सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के भी बैच जो है वो अगली 4 तारीख से जो है वो क्या किए जा रहे हैं, अपने शुरू किए जा रहे हैं। तो आप सभी इसी ऑफलाइन बैच में इस सभी में क्या ले सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर क्या करना है, आपको संपर्क करना है कोचिंग संस्थान में, और वह बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको ये जो कोर्सेज है बहुत ही कम सुविधा शुल्क में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो जल्द ही हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता जो है वो क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। आगे देखते हैं, अपने एक प्रश्न दिया हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा पूछिए। पृथ्वी पर कुछ स्थायी वायुदाब पेटियों का क्या होता है, निर्माण होता है, और कुछ स्थायी पवनें चलती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। तो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं कि इस पर पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थायी पवनें चलती है और उनकी दिशाएं क्या रहने वाली है। अगर हम बात करें, ये क्या है आपका 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, उसके बाद में ये रेखा आती है आपकी 30 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री के आसपास, ये एक स्थायी वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। उसके बाद में आपने ये 60 से 65 डिग्री के पास, ध्रुवों से हवाएं जो है वो कैसे चलती है, इस तरीके इस तरफ चलती है आपके। उसके बाद में पछुआ पवनों का मतलब है जो पश्चिम वाली साइड से चलती हो, पश्चिम वाली साइड से चलती है तो इधर चलती है अपने इस तरीके से। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा जो रहती है वो रहती है आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। लेकिन यही चीज आप दक्षिण वाले गोलार्ध में पूछी गई, दक्षिण वाले गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चलती है वो कहाँ से चलती है, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री से के मध्य से लेकर 60 से 65 डिग्री के बीच में चलती है। इनकी दिशा पछुआ पवनें इसीलिए नाम पड़ा है कि पश्चिम वाली साइड से चलती है, तो इस साइड से चलती है, ये यहाँ से इस ओर चलती है। और ये दिशा कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारी क्या कौन सी पवनें होती है, ये ध्रुवीय पवनें होती है, ध्रुवीय पवनें। ये पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में हैं, ये पछुआ पवनें कौन से गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और ये पछुआ पवनें कौन से गोलार्ध में हो जाएगी आपकी, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। यानी इनकी दिशा क्या रहेगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी क्या रहती है, दिशा रहती है। और अक्सर जब ये प्रश्न पवनों से पूछा जाता है तो पछुआ पवनों का ही उत्तर आता है। मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि ऊपर वाली ध्रुवीय पवनें और यहां पर जो पवनें चलती है वो व्यापारिक पवनें होती है। सेम गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें और व्यापारिक पवनों की दिशा हमेशा सेम रहेगी। जैसे यहां देखो, ध्रुवीय पवनों की दिशा क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और इधर भी क्या होगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इधर वाली साइड में भी सेम ही रहेगी, इधर से ये व्यापारिक पवनें हैं और ये क्या आ जाएगी, आपकी ध्रुवीय पवनें आ जाएगी। तो ध्रुवीय पवनों की सेम गोलार्ध में दिशा, ध्रुवीय पवनों की और व्यापारिक पवनों की सेम गोलार्ध में दिशा क्या रहती है, आपकी सेम रहती है। और पछुआ पवनों की आपकी उल्ट जाती है। तो पछुआ पवनों वाली थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर प्रश्न में पछुआ पवनें पूछी जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका जो पवन तंत्र प्रणाली है उस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो भारत के भौतिक प्रदेश से दिया गया है। भारत के भौतिक प्रदेश से जो क्वेश्चन है वो हिमालय से आया है। हिमालय में कुछ चोटियां हैं, उन चोटियों की ऊंचाई दे रखी है आपको, और एक तरफ आपकी चोटियां दे रखी है। सबसे पहले हम बात करें नंदा देवी की। नंदा देवी की जो चोटी है वो आपकी दे रखी है 7817 मीटर, यानी ए में कौन सा नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए। ए में 3 नंबर कौन से में, इसमें है। फिर गंगोत्री की चोटी दे रखी है, गंगोत्री की चोटी की ऊंचाई है 6510 मीटर, तो बी का 1 आना चाहिए, बी का 1 यहां पर आ गया। बद्रीनाथ चोटी है 7138 मीटर, और केदारनाथ की चोटी जो है वो आपकी है 6945 मीटर, यानी कि सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही उत्तर रहने वाला है इसमें। और ये आपके भारत के भौतिक प्रदेश से सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है, चोटियां पूछी गई और चोटियों की ऊंचाई आपसे मैच करनी पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका भौतिक भूगोल से प्रश्न पूछा गया है, और पूछा गया है एल नीनो से संबंधित। एल नीनो क्या है, एक पेरू तट जो है ना, अमेरिका का पेरू तट है, वहां पर आने वाली एक गर्म जलधारा है। जब गर्म जलधारा स्थापित हो जाती है तो भारतीय मानसून जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है नकारात्मक रूप से,
क्योंकि वो वायु दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है, और वहां पर बनने वाले वोकर चक्कर होता है, वोकर सेल होता है, उसकी दिशा को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण भारतीय मानसून जो है इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। प्रभावित भी किस तरीके से होता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, यानी भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, जिस साल क्या होती है, एल नीनो की स्थिति बनती है। एल नीनो है क्या, तो एल नीनो पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। एल नीनो क्या है, एक गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है। कहां पर आती है, तो ये पेरू तट पर आती है, दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर ये एक आने वाली गर्म जलधारा है। कहां पर आती है, पेरू तट पर आती है, प्रशांत महासागर में आती है। कहां आती है, प्रशांत महासागर में आती है, प्रशांत महासागर में। एल नीनो जो है वो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बालक होता है। किस भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, और ये क्या करता है, तापमान को बढ़ा देता है, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का बुखार भी कहते हैं। और ये दिसंबर के महीने के आसपास देखने को मिलता है, इसलिए इसे यीशु का शिशु भी कहा जाता है। तो इसके कुछ उपनाम है, यीशु का शिशु कह दिया जाता है, प्रशांत महासागर का बुखार कह देते हैं, स्पेनिश भाषा का शब्द है बालक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गर्म जलधारा होती है, पेरू तट के पास में आती है, प्रशांत महासागर में आती है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं, और ये भारतीय मानसून को नकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। सबसे पहला कथन क्या कहता है, इसमें प्रश्न में क्या पूछा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एल नीनो के संबंधित सही नहीं है, यह संबंधित नहीं है। सबसे पहले कि भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है, अभी मैंने आपको बताया कि नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यह संकरी गर्म समुद्री जलधारा, बिल्कुल अभी लिखा है, गर्म जलधारा है। चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, ऐसा कुछ नहीं है। यह कभी कभी दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर के पास चलते, कभी कभी यानी 4 से 5 साल के बीच में एक बार ये घटना आपको देखने को मिल जाती है। इसका मतलब इसमें कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ये 3 नंबर वाला कथन जो है इसका सही नहीं है, क्योंकि यह चक्रवाती मौसम को जन्म नहीं देती है। ठीक है, बाकी इसके सारे कथन जो है वो एल नीनो से संबंधित सही होते हैं। एल नीनो की जगह पर एक इसके बाद की जो घटना होती है वो होती है आपकी ला नीनो। कौन सी होती है, ला नीनो। ला नीनो क्या है, इसका जस्ट उल्टा कर दो आप कि गर्म की जगह क्या होगी, ठंडी जलधारा आएगी। कहां पर, पेरू तट पर ही, प्रशांत महासागर में आएगी। उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, बालिका, स्पेनिश भाषा का ही शब्द है, लेकिन भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से क्या करती है, प्रभावित करती है। इसका अर्थ ये भारतीय मानसून की तीव्रता को बढ़ा देती है और भारत में औसत से क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम जो है वो भारत में नहीं होता है। ये एक क्वेश्चन आया है नदियों से, अपवाह तंत्र से। सिंधु नदी की जो है कुछ सहायक नदियां हैं जिन्हें हम पंच नद के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझें, डायग्राम के माध्यम से समझें तो सिंधु नदी की जो पंच नद है, उन पंच नदों में से एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम जो है वो भारत से नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया, भारत से नहीं हो रहा है। यानी देखो, सबसे पहले नदी आती है वो आती है झेलम। झेलम का भारत से जम्मू कश्मीर में एक बेरीनाग झील है, वहां से उसका उद्गम हो जाता है। उसके बाद में नदी आती है चिनाब। चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा नाम का दर्रा है, उस दर्रे के पास से ये नदी निकलती है। उसके बाद में रावी नदी है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और व्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के पास में व्यास कुंड है, वहां से निकलती है। लेकिन नदी है जो सतलज नदी जो है वो तिब्बत से आती है, और तिब्बत से आकर और यहाँ पर इन पंच नद में से मिल जाती है। तो सतलुज नदी जो है वो यहाँ पर सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, और राक्षस ताल नामक जगह है, राक्षस ताल तिब्बत के अंदर, वहां से ये नदी निकलती है। इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, सतलज होगा। ये सिंधु की 5 सहायक नदियों में से एक है जिन्हें हम पंच नद के नाम से जानते हैं। तो पंच नद में से एकमात्र ऐसी नदी जो भारत से उद्गमित नहीं होती है उसका नाम सतलज है। बाकी सभी नदियां जो है वो कहां से निकलती है, भारत से ही निकलती है। और इनमें से जो एक नदी है जो झेलम, यह भी क्वेश्चन यहां पर बनता है कि झेलम नदी जो है वो भारत तथा पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र से बहती है। यानी भारत तथा पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमा का अगर कोई निर्माण करती है तो वो कौन सी नदी है, झेलम। चिनाब नदी की बात करूं तो चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब नदी। रावी नदी जो है वो यहाँ आपके कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इन पंच नदों में मिल जाती है। और ये पांचों नदियां आगे चलकर जो है
पांचों नदियां, इधर से सिंधु नदी आ रही है और सिंधु नदी में यहाँ पर एक जगह पड़ती है मिठनकोट। कौन सी जगह पड़ती है पाकिस्तान में? मिठनकोट। इस मिठनकोट नामक स्थान पर पंचनद का जल किस में मिल जाता है? सिंधु नदी में मिल जाता है। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी किसके बारे में थी? नदियों के बारे में थी। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है वो भारत से उद्गमित नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया गया है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन पूछा गया। पहले मैं बात कर लेता हूं सामान्य सी वन रिपोर्ट के बारे में। वन रिपोर्ट जो है, ये वन रिपोर्ट, इसका सर्वप्रथम प्रकाशन जो शुरू हुआ था 1987 में हुआ था। 1987 में जारी कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। देहरादून में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर इस हिसाब से हम देखें तो 2021 की जो रिपोर्ट होगी वो कौन सी रिपोर्ट होगी? वो आपकी 70वीं रिपोर्ट थी। अब 2023 में लेटेस्ट रिपोर्ट आई हुई है, उसके अभी तक आंकड़े जो है हमें नहीं मिले। अब बात करते हैं हम इस वन स्थिति रिपोर्ट की। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत अगर हम बात करें तो वो मिजोरम का है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन जो है वो आपके कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई वन रिपोर्ट का क्वेश्चन था, जिसमें ये पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में वनों का? तो मिजोरम के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से MP में है। वन स्थिति रिपोर्ट की बात करें तो 1987 में पहली बार जारी की गई थी, 2 सालों में एक बार जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। हिंदी में बोलते हैं वन सर्वेक्षण संस्थान, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो हम ज्योग्राफी का कह लो, भले यहाँ पे करंट अफेयर का कह लो। तो सामान्य सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कोयले से पूछा गया है। कोयला यानी खनिजों के टॉपिक से एक प्रश्न आया है और वो पूछा गया है कि जरिया, जरिया बहुत ही फेमस है। भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड अगर है कोई तो वो जरिया है। और कौन से राज्य में पड़ता है? आपके झारखंड में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड जहां सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है, वो क्षेत्र कौन सा आपका? जरिया है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अब कोयले की सामान्य सी मैं बात करूं तो भारत में जो कोयला है वो 2 प्रकार का मिलता है। अभी आपके कालक्रम के अनुसार देखें तो 2 प्रकार का कोयला मिलेगा आपको। एक तो ट्रसरी का और एक मिलता है आपका गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो आपके भारत में सर्वाधिक यही मिलता है। 98% कोयला गोंडवाना क्रम का है और 2% कोयला जो है वो टर्सरी क्रम का है। अगर हम कार्बन की मात्रा के हिसाब से देखें तो कोयला आपके मिलता है 4 प्रकार का। कितने प्रकार का कोयला मिलता है? 4 प्रकार का। एक होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिटुमिन्स, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर कोयला, जिसमें सर्वाधिक कार्बन की मात्रा मिलती है वो है एंथ्रेसाइट। लगभग 90% से ज़्यादा एंथ्रेसाइट जिसमें कोयला मिलता है, वो कार्बन की मात्रा मिलती है, वो कौन था? एंथ्रेसाइट। यानी आप अगर हम कह सकें कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का अगर कोई कोयला होता है तो वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। लेकिन एक प्रश्न होता है भारत के अंदर पूछा जाता है कि भारत में लोकप्रिय कोयला कौन सा है? लोकप्रिय का मतलब भारत में ज़्यादा कौन सा मिलता है और भारत में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? तब आपका उत्तर कौन सा होगा? बिटुमिन्स। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा मिलता है? बिटुमिन्स प्रकार का मिलता है और सबसे ज़्यादा यूज भी कौन सा होता है? बिटुमिन्स। एक प्रश्न आता है लिग्नाइट का। लिग्नाइट का अगर आप राजस्थान के हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कोयला अगर कोई मिलता है तो वो कौन सा मिलता है? लिग्नाइट मिलता है। और सबसे निम्न कोटि का अगर कोई कोयला होता है तो वो होता है आपका पीट। तो अगर एक और बात मैं इधर शेयर करना चाहूँगा आपसे कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन आपसे अगर पूछ ले तो वर्तमान में भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ से, और भंडारण की दृष्टि से आपका कौन है? झारखंड आगे है। तो ये आपके कोयले से संबंधित कुछ सामान्य सी बातें थी जो हमने शेयर की। ये हमारा जो पहला वीडियो था जो क्वेश्चन से संबंधित, ज्योग्राफी के क्वेश्चन से संबंधित था। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं और अधिक जानकारी के साथ और सामान्य से जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के पूछे गए उनसे संबंधित बातें करते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद।